विजय जी ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए, बल्कि उस दिन मध्य प्रदेश चले गए और उसके बाद से लगातार तमाम तरह के कयास हैं, चर्चाएं हैं। उसी दिन शुरू हो गया था ये कयास कि ईडी उनको दूसरा नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। ईडी ने अभी तक दूसरा नोटिस क्यों नहीं भेजा है? नंबर 2, ईडी के पास ऑप्शन क्या हैं? और नंबर 3, अरविंद केजरीवाल पहले समन पर क्यों नहीं गए, क्या वजह है? देखिए ओंकार जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी जी। देखिए, जहाँ तक बात है अरविंद केजरीवाल साहब के इस ईडी के बुलावे पे ना जाना, इसका कोई आधार नहीं था, क्योंकि अगर आप पीएमएलए का जो एक्ट है जिसके तहत इनको बुलावा भेजा गया था, उसके सेक्शन 50 जिसके तहत ये नोटिस इशू हुआ था, उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आप या आपका प्रतिनिधि, अगर आपको इलेक्शन कैंपेन पे जाना है आप जरूर जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन उसी कानून में ये प्रावधान है कि आप अपने वकील को, अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पे सुनवाई में भेज सकते हैं। तो ये आप नहीं कह सकते कि मैं जा रहा हूँ चुनाव में और मैं आपके सामने नहीं आऊँगा। कानून में इस बात का प्रावधान है कि अगर आप बिज़ी हैं, आप बीमार हैं, आप विदेश में हैं, किसी और इमरजेंसी में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते थे। तो एक तो यहाँ पे जिन्होंने भी केजरीवाल साहब को एडवाइस किया तो इन्होंने माना नहीं, ये एक निश्चित रूप से जिसको हम ये बोल सकते हैं कि गैर कानूनी कदम हो गया है केजरीवाल साहब से। दूसरा ये बात कि वो क्यों नहीं गए, क्योंकि उनको भी पता है कि जो भी आज तक गया है ईडी में, अब ईडी के पास इतने सारे तथ्य हैं कि इसको ना संजय सिंह झुठला सके, ना मनीष सिसोदिया, ना कोई और मज़े की बात यह है कि वो सारे तथ्य जब कोर्ट्स में पेश किए गए तो कोर्ट्स ने भी उनका संज्ञान लिया, और यहाँ तक कि ना लोअर कोर्ट ने इनकी बात सुनी, ना हाई कोर्ट ने, इवन सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि हाँ 338 करोड़ का घपला दिखता है। तो इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास एविडेंसेस हैं वो इतने पुख्ता हैं कि इनका बचना मुश्किल है। अब अगर ये बेगुनाह थे, इनको अगर ये पता था कि इनके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि एक ईमानदार आदमी को किसी के बुलावे पे डरना चाहिए। क्योंकि अगर ये जाते और ये इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो बेल के लिए ऑलवेज अप्लाई कर सकते थे या एंटीसिपेटरी बेल ले सकते थे। अगर इनको इतनी ज़्यादा चिंता थी और इनको ये डर नहीं था कि इन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया है, एक आप एंटीसिपेटरी बेल दे सकते थे। लेकिन ईडी के मामले में जो है वो ये कहा जा रहा है, और क्योंकि जो इस बात को भी हमें समझना होगा कि सर जो पीएमएलए का कानून है वो भारत सरकार की मर्जी से नहीं बना है, ये अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत पूरी दुनिया में ब्लैक मनी और जो करप्शन होता है, जो ड्रग्स होता है, टेररिज्म फंडिंग होती है, इस सब को रोकने के लिए पूरी दुनिया में जो एक एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत हर देश को पीएमएलए का कानून बनाना है, ये मजबूरी है। और उसी के तहत ही केजरीवाल साहब को बुलाया गया, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का कानून है, ये करप्शन का कानून नहीं है। जी हाँ। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो करप्शन से पैसा 338 करोड़ रुपए जनरेट हुआ है वो कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा था कि इसमें आपने आम आदमी पार्टी को एक पार्टी बना लेना चाहिए था, आपने उनको क्यों नहीं बनाया अगर वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी थे। तो मुझे लगता है ये बात आज सामने आ रही है और केजरीवाल साहब इसी बात से घबरा रहे हैं कि कहीं ईडी के पास ऐसे कागजात ना हो कि मेरी पोल खुल जाए और मैं जवाब ना दे सकूं और मुझे अरेस्ट होना पड़े। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको घबराहट है, इसीलिए उन्होंने वहाँ से भागना उचित समझा। ये बताइए विजय जी कि ये कहा जा रहा है कि अगर ईडी इनको नोटिस नहीं भेज रही है, समन दूसरा नहीं भेज रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईडी सीधे शीश महल जाने की तैयारी कर रही है और वहाँ इनसे बाकायदा पूछताछ होगी और उसके बाद फिर वही हो सकता है जो आम तौर पर एक समन अगर किसी की कान पर जूं नहीं रेंग रहा है तो दूसरी बार अक्सर ईडी के अफसर जो हैं वो
उसके रेजिडेंस पर या उसके संस्थान पर पहुंचते हैं, पूछताछ करते हैं, और उसके बाद जो हमने अभी तक देखा है महाराष्ट्र में भी और दूसरी जगहों पर भी कि ये सहयोग नहीं कर रहे हैं और गिरफ्तार कर लेती है। क्या ईडी ऐसा कर सकती है? नंबर 2, केजरीवाल के पास अब कौन से ऑप्शन हैं या नहीं हैं? देखिए, कानून बहुत क्लियर है। केजरीवाल साहब ने जो नहीं जाने के बहाने बनाए थे वो कानूनी रूप से कहीं पे भी लॉजिकल नहीं है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा था कि आपने नहीं बताया कि मुझे आप क्यों बुला रहे हैं। ये बताना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मान लीजिए कहीं पे किसी ने भी कल को मान लीजिए ईडी के पास कोई इन्वेस्टिगेशन खालिस्तानी आंदोलनकारियों का या खालिस्तानी टेररिस्ट का कोई एंगल चल रहा हो और वहाँ पे किसी खालिस्तानी ने बोल दिया मुझे XYZ ने कहा था या पैसे दिए थे, अब आप उसको क्रॉस वेरीफाई तो करोगे, उस व्यक्ति को बुलाओगे। अब आप उसको ये थोड़ी बुलाओगे कि हम आपको क्यों बुलाए जा रहे हैं, किस लिए बुलाए जा रहे हैं, वो तो पहले ही फरार हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, या वो सबूतों को तोड़फोड़ करने की कोशिश करेगा। हो सकता है एक्सट्रीम सिचुएशन में अगला बेइज्जती से बचने के लिए सुसाइड कर ले कि भाई मैं जिंदा ही नहीं बचा तो अब मेरे लिए क्या कर लोगे। उधर से वो पूरा राष्ट्रद्रोह के खिलाफ जो केस था उसमें डिसरप्शन आया और आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए सुसाइड भी कर लिया। ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पहली बात तो बताना कोई जरूरी नहीं। दूसरा, इन्होंने कहा कि मैं दिल्ली का सीएम हूं, उस हैसियत से बुला रहे हो या मेरे को आम आदमी पार्टी के कन्वीनर से बुला रहे हो। कानून में लिखा हुआ है एनी पर्सन हु इज कॉल्ड फॉर इंक्वायरी। अब पर्सन इंपॉर्टेंट है, वहां एक्सेप्शन नहीं दिया है कि आप सीएम को नहीं बुला सकते, पीएम को नहीं बुला सकते, मंत्री को नहीं बुला सकते, XYZ को नहीं बुला सकते। केजरीवाल साहब अगर भारत के नागरिक हैं जिनके ऊपर ये कानून लागू है, जिसको भी ये सम्मन गया है, उनको पेशी देनी जरूरी है। अगर आप खुद नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ढंग से बात नहीं कर पाएंगे, अंग्रेजी आपको नहीं आती है, कोई बात नहीं, अपना वकील भेज दीजिए, भाई को भेज दीजिए, बीवी को भेज दीजिए, दोस्त को भेज दीजिए, कोई तो रिप्रेजेंटेटिव भेजिएगा आप जो आपकी बात रख सके। अगर उसके पास सवालों के जवाब नहीं होंगे तो वो वापस आके कह सकता है कि सर मेरे से आपने 4 सवाल पूछे, मेरे पास है नहीं, मैं पूछ के बता दूंगा। ये ऑप्शन ऑलवेज है, क्योंकि नेचुरल जस्टिस का प्रोसेस तो हमेशा रहता है हर कानून में। तो ये बात हमें समझनी होगी। अब रही बात कि दोबारा ईडी कब सम्मन भेजेगी, देखिए थोड़ा सा उन्होंने जो बहानेबाजी करी है, हो सकता है कि एज ए कंसिडरेशन ईडी गए ठीक है हम आपको एक दूसरा सम्मन भेज रहे हैं, अब आप 10 तारीख को आ जाइए, या ईडी कहेगी ठीक है आप इस तारीख को आ जाइए। फिर ये क्या करेंगे, फिर बहानेबाजी बजाय मेरी तो उस तारीख को इलेक्शन रैली थी। तो ईडी उस स्थिति से शायद बचना चाहती है। मुझे लगता है जब ये इलेक्शन कैंपेन बंद हो जाएंगे, जब ये तो कोई एक ऐसी डेट देख के या दिवाली के बाद या जैसा भी है इनको बुलाएगी, दोबारा एक चांस और देगी। अगर उसके बाद भी ये नहीं आते हैं तो सेक्शन 50 जो PMLA का एक्ट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जो अधिकार सिविल प्रोसीजर कोड में दिए गए हैं वो पूरे अधिकार आपको यहाँ पे भी मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये बार बार बुलाने पे नहीं आते हैं, इनकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, इनके खिलाफ पुलिस जो है वो जाके अरेस्ट कर सकती है, या इवन ईडी जाके इनको अरेस्ट करके ला सकती है, और अरेस्ट करने के बाद इनको जेल में भी रखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि इंक्वायरी करने के लिए आप पकड़ के लाए, इंक्वायरी करके छोड़ दिया। अगर ये बार बार भागेंगे तो ईडी के पास एक पूरा बहाना है कि साहब ये आदमी फरार हो जाता है, हमें बहुत लंबा केस करना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 से 8 महीने में इस केस को ख़त्म करिए, हम कैसे करेंगे अगर ये आदमी रोज़ भाग जाएगा तो, इसलिए हम इसको अरेस्ट करके लाएं और अब हम इसको जेल में रखेंगे जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होती, और अब कृपया बेल ना दें। क्योंकि इन्होंने हरकतें ऐसी करी हैं कि कोर्ट भी अब इनको बेल देने से कतराएगा कि आदमी फिर फरार हो गया तो क्या करेंगे। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल साहब ने अपना केस खुद बिगाड़ा है। जो अभी तक कोर्ट की सिंपैथी इनके साथ होगी कि ये लॉ अबाइडिंग है, वो इमेज इनकी अब खराब हो गई। पिछली बार भी जैसा आपको पता है कि रात को फाइलें चोरी करवाना, जब इनको सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी तो इन्होंने उन्हीं अफसरों को बदला जो इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, उन्हीं फाइलों को चोरी से निकलवाना जो इनके खिलाफ जिनमें डॉक्यूमेंट्स थे। तो ये सब कार्रवाई कर करके केजरीवाल साहब ने प्रूव कर दिया है कि इनको कानून से कोई लेना देना नहीं है, ये अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं और किसी तरह से बचना चाहते हैं। अब ईडी के पास कानून में सारे प्रावधान हैं, अब वो कब और कैसे उसका इस्तेमाल करती है ये तो ईडी के ऊपर है।